हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे पंजाब फाइनेंशियल रूल्स, जिसमें हम अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 7 चैप्टर, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताएगा। उसके पे एंड अलाउंसेस, बिल रजिस्टर, सर्विस बुक्स के बारे में, या एस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज आ जाता है, किस फॉर्म में कौन सा रिकॉर्ड रखना है, उसके बारे में बातें करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जो कि 7.3 से स्टार्ट होता है। 7.3 देखिए क्या कहता है। जब भी कोई पर्सन अपॉइंटेड होगा सर्विसेज में गवर्नमेंट की, तो उसने अपना टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को डिक्लेयर करना है एज पर क्रिश्चियन ईरा होगा। और एविडेंस क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, या फिर म्यूनसिपल बर्थ सर्टिफिकेट हो, या कोई ऐसा एविडेंस जो कि कन्फर्मेटरी प्रूफ हो आपकी डेट ऑफ बर्थ का। इन केस उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो हम नोट पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है। जब एक बार डेट ऑफ बर्थ आपने बता दी, तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड में एंटर हो जाएगी। जब वो एक बार रिकॉर्ड में एंटर हो गई, उसके बाद उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्लैरिकल एरर। वो भी कैसे, विदाउट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो मतलब कि जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, तब तक आप क्लैरिकल मिस्टेक भी मतलब ठीक नहीं कर सकते। तो ये एक प्रूफ हो गया। तो दूसरा क्या कहते हैं कि अगर उसे डेट के बारे में नहीं मालूम, कभी हो सकता है कि ईयर के बारे में नहीं मालूम कि उसका बर्थ कब हुआ था, तो फर्स्ट नोट में कहा है कि अगर किसी पर्सन को अपना ईयर तो मालूम है, ना तो डेट ना ही मंथ पता है, तब हमने क्या करना है, तो जिस ईयर में उसे पता है कि मेरा बर्थ हुआ है, उसका 1 जुलाई की जो डेट होगी, उसे हमने डेट ऑफ बर्थ मान लेनी है। तो एग्जांपल के लिए किसी पर्सन को पता है कि 1990 में उसका जन्म हुआ, लेकिन ना उसे डेट पता है ना ही उसे मंथ, तो हम मान लेंगे कि 1 जुलाई 1990 को उसका बर्थ हुआ है। अब आ जाते हैं, ईयर मालूम है, मंथ मालूम है, लेकिन डेट नहीं मालूम। ठीक है, तो किसी को पता है कि 1990 में उसका बर्थ हुआ है, हुआ भी कब है, जुलाई मंथ में हुआ है, ये उसको पता है, लेकिन डेट नहीं मालूम। तो हमने ले लेनी है कौन सी डेट, तो 16th डेट ले लेनी है उस मंथ की जो उसे मालूम है। तो ए नोट यही बात करता है। उसके बाद बी नोट में क्या कहा है कि अगर किसी पर्सन को ना तो डेट, ना मंथ, ना ही ईयर पता है, अब कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है मेरी अप्रॉक्सीमेट डेट क्या है, तो जिस दिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, उसमें से हमने माइनस कर देना है क्या, अप्रॉक्सीमेट एज को, वो क्या आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आज की डेट है 9 अगस्त 2020, उसमें से माइनस कर दीजिए एज। वो कहता है कि मेरी एज आज 25 ईयर है, तो इसमें से 25 ईयर माइनस कर दिए जाएँ, तो कौन सी डेट आ जाएगी, 9 अगस्त 1995 आ जाएगी डेट। तो ये हो जाएगी उसकी क्या, डेट ऑफ बर्थ फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। उसके बाद सी में क्या कहते हैं कि जब एक मिलिट्री एम्प्लॉय का पर्सन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होता है, तो उसके बाद जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या कौन सी लेनी है हमने, जो डेट ऑफ अटेस्टेशन के टाइम पर वो बताएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। इन केस उसे अगर नहीं मालूम, सिर्फ एज ही मालूम है, तब उसने क्या करना है, जो बी पॉइंट में बताया गया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जगह डेट ऑफ अटेस्टेशन आ जाएगा, माइनस उसमें से अप्रॉक्सीमेट एज कर दिया जाए, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इन केस क्या है, अब ऑल्ट्रेशन हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट में, कोई नई पोस्ट आ रही है, या फिर डिलीट हो रही हैं पोस्टें, ठीक है, या कोई और चेंजेस आ रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन हो रहा है। व्हेन द एंटरटेनमेंट ऑफ ए न्यू एस्टेब्लिशमेंट और अ चेंज, कोई एस्टेब्लिशमेंट में चेंज आता है, चाहे वो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, तो क्या करना है, इस प्रपोज इन एन ऑफिस लेटर फुली एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल। तो प्रपोजल कैसे होगा, लेटर में पूरा प्रपोजल एक्सप्लेन किया जाएगा, कंडीशन भी एक्सप्लेन की जाएंगी जिसकी वजह से ऐसा चेंज पॉसिबल हुआ है, और एक प्रपोजिशन स्टेटमेंट भी बनाई जाएगी। अब प्रपोजिशन स्टेटमेंट हमने डेफिनेशन के चैप्टर में रूल 1.31 में पढ़ा था कि प्रपोजिशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जब भी कोई चेंज आता है, तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, उसका एस्टिमेट बताया जाता है, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन स्टेटमेंट। तो इफ़ नेसेसरी अंडर द रूल 7.6 शुड बी सबमिटेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये सबमिट की जाएगी। उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, प्रेजेंट कॉस्ट बताया जाएगा, इधर ऑफ सेक्शन और सेक्शन इफेक्टेड, किस सेक्शन में ऐसा मतलब इफेक्ट आने वाला है उसका, उसके बारे में, और
और सर्कमस्टांसेस भी बताए जाएंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ पे ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट विच इज प्रपोज टू बी एडेड और मॉडिफाई, किस पोस्ट में हमने कम या ज़्यादा करना है वो बताया जाएगा, और एक्यूरेट एस्टिमेट विद एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी। इसके अलावा अगर कोई जैसे कि अब एस्टेब्लिशमेंट में चेंज आ रहा है तो हो सकता है कि कुछ पेंशन राइज हो जाए, तो अथॉरिटी सबमिटिंग द प्रपोजल शुड टेक इनटू अकाउंट एनी क्लेम टू पेंशन दैट मे अराइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर प्रपोजल। तो अगर प्रपोजल की वजह से कोई पेंशंस अराइज हो जाएंगी तो कॉस्ट अराइज हो जाएगी, तो इसके बारे में भी सारी की सारी डिटेल अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। अब उसके बाद हमने करना है, अभी हमने बात की है चेंज आने की, अब आ रहा है एक मेजर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मेजर चेंज आ जाता है या फिर नई एस्टेब्लिशमेंट बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हेन एवर एनी लार्ज स्केल or complicated proposal are made for the revision of the existing or creation of new establishment, including those which require the sanction of a government, the letter explaining the proposal should be accompanied by a proposition statement in duplicate in PFR form number 3 में बनाई जाएगी। ऐसी स्टेटमेंट्स जो भी हमने बातें की हैं कि सारी की सारी स्टेटमेंट क्या होगी, वही लेटर एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल वगैरह प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होगी। अगर फॉर्म 4 भी यूज़ किया जा सकता है अगर फॉर्म 3 की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो द सिंपलर फॉर्म 4 मे बी यूज इन द केसेस व्हेन फुल डिटेल ऑफ PFR फॉर्म 3 इज नॉट नेसेसरी। डिटेल वही होगी, फिर से देखिए डिटेल में क्या क्या आएगा, प्रपोजिशन स्टेटमेंट होगा, शुड रिलेट स्ट्रिक्टली टू द सेक्शन और द ऑफिस अफेक्टेड बाय द प्रपोजल। तो जो सेक्शन इफेक्टेड होंगे उससे रिगार्डिंग सारी प्रपोजिशन स्टेटमेंट होगी। अ सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट बोथ नॉन गस्टेड और गस्टेड एम्प्लॉई, तो क्लास 4 एम्प्लॉई और गवर्नमेंट गस्टेड एम्प्लॉई की 2 सेक्शन है, तो जो सेक्शन इफेक्टेड होगा उसी की डिटेल बनाई जाएगी। द रूल एज टू द डिटेल सेट आउट इन रूल 7.5 अबव शुड बी ऑब्जर्व। तो जो भी 7.5 रूल में हमने पढ़ा उसकी तो ऑब्जर्वेंस होनी ही है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, जो अभी हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि हमने प्रोपोजिशन स्टेटमेंट में कॉस्ट देनी है, तो उसका फॉर्मूला इस यहाँ पर आगे दिया हुआ है। तो फॉर्मूला 1 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला उसके बाद फॉर्मूला 1 हो गया, ठीक है। एवरेज पे निकालने का फॉर्मूला नंबर 2, 3 एंड 4 बस आपको पता होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है, इतना इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मंथली बिल की प्रिपरेशन पर। तो जो अब पे बिल्स बनते हैं उनके बारे में प्रिपरेशन क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ते हैं। तो 7.11 रूल है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड द पेमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रैवलिंग अलाउंस बिल आर कंटेन इन पंजाब ट्रेजरी रूल विच शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व। तो पंजाब ट्रेजरी रूल में बताया गया है कि हमने जो पेमेंट का या TA के जो बिल्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि ड्राइंग ऑफिसर ही पूरा रिस्पॉन्सिबल है जिस पर वो साइन कर रहा है, प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है पे बिल्स को। इनकेस कोई गलती होती है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा टू मेक द लॉस गुड। तो यहाँ पे इस जो पूरे पैरा में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद नोट 1 देखते हैं कि जो पे बिल है किसके, असिस्टेंट सर्जन के, क्लास 2 नॉन गस्टेड एम्प्लॉई अंडर जिला परिषद और म्यूनसिपल कमेटी के जो बिल हैं वो AG को भेजे बिना ही कौन प्रेजेंट किया जाएगा, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा और पे किया जाएगा, जिला परिषद के द्वारा ही, म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा ही पे किए जाएंगे। व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई साइन एन अब्सेंटी स्टेटमेंट। तो जब भी अब्सेंटी स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता है किसी ऑफिसर के द्वारा या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसने जो नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ा होता है तो वहाँ पर हमने एक क्रॉस लाइन लगा देनी है ताकि उसके नीचे कुछ भी और एंटर ना हो सके और साथ में ब्लैंक वर्ड भी लिख देना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि लाइन शुड बी ड्रॉ अक्रॉस द ब्लैंक स्पेस। नेक्स्ट में नोट 4 क्या कहता है, रिकवरी। रिकवरी की बात करता है जब भी नॉन गस्टेड एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई रिकवरी का ऑर्डर आ जाता है तो उसकी जो इसमें लिखा गया है कि हमने पे बिल पे कुछ नहीं करना, मतलब उसके पे बिल पर शो नहीं करना कि इसमें से रिकवरी की गई है, जबकि इसमें से कैश को हमने पहले उसको रिमिट कर देना है और कैश का फिर उससे अमाउंट रिसीव करके कोर्ट को रिमिट कर देना है। तो देखिए, रिकवरी मेड फ्रॉम द नॉन गस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर इशू बाय कोर्ट ऑफ लॉ वाइड रूल नंबर 5.9 शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द बिल्स। ठीक है, बिल में से नहीं करनी, बट शुड बी मेड इन कैश देन रिमिटेड टू कोर्ट कंसर्न। तो बाद में रिमिट करना है। द रिसीप्ट ऑफ द कोर्ट शुड बी ऑब्टेन, कोर्ट से रिसीट ले लेनी है एंड फाइल विद अटैचमेंट रजिस्टर। तो अटैचमेंट रजिस्टर के साथ फाइल कर देना है उसे। उसके बाद नोट 5 क्या कहता है,
इसमें बोला गया है कि जब भी आपके यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट में टेम्परेरी पोस्ट है, मान लीजिए उनकी सैंक्शन कई बार हो जाता है, लेट हो जाती है, लेकिन अब सैंक्शन तो हो गई लेट, लेकिन एम्प्लॉय तो वर्क कर रहे हैं, तो क्या उनकी सैलरी को नहीं रोका जा सकता? क्यों नहीं रोकना? क्योंकि उनके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी। तो इस हार्डशिप को रोकने के लिए इसमें बोला गया है कि हमने उनकी पेमेंट कर देनी है, मतलब उनका जो बिल है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो टेम्परेरी पोस्ट का क्या है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी अलाउड टू ड्रॉ द पे एंड अलाउंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो उनकी जो पे एंड अलाउंसेस हैं जिनकी अभी सैंक्शन नहीं आई, 3 मंथ तक उन्हें अलाउड कर दिया जाएगा कि वो अपनी मंथली सैलरी को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ टर्म एंड कंडीशंस क्या हो जाएगी कि एक तो बजट में प्रॉपर एस्टिमेट बना दिया गया है और प्रपोजल भेज दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ही वॉज at the same rate which he was drawing immediately before the expiry of term of temporary post। तो उसी रेट पर वो ड्रॉ करता रहेगा जो कि उसकी टेम्परेरी पोस्ट के सैंक्शन से पहले जो ड्रॉ कर रहा था बिल्स को, बाय अटैचिंग टू द बिल अ डिक्लेरेशन मेड बाय नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। तो जो डिक्लेरेशन एक बिल के साथ दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी? नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के द्वारा, दैट द कन्वीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटिन्यू टू होल्ड द पोस्ट, कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जिसकी टेम्परेरी पोस्ट है उसने अभी भी जो पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, एंड दैट द सैंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूएंस देयरफॉर हैज़ बीन अप्लाइड फॉर, और उसकी जो सैंक्शन के लिए हमने आगे डिमांड किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, एंड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द सेम हैज़ बीन मेड इन बजट एस्टीमेट। और जो इस साल का बजट एस्टीमेट है उस साल में हमने इसका प्रोविज़न भी मेड किया हुआ है। अब आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ बिल के बारे में। सेकंड क्या कहता है, ये था 7.12 करते हैं। अब इसमें देखिए, द हेड ऑफ ऑफिस इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी पे ड्रॉन ऑन अ बिल साइन बाय हिम ऑन हिज बिहाफ अंटिल ही हैज़ पेड इट टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव इट। तो वही बात कर रहा है कि पर्सनली लाइबल है वो पर्सन जिसने साइन किया है बिल को, और जब तक उस पर्सन को रिसीविंग पर्सन रिसीव भी नहीं कर लेता तब तक वो एंटाइटल्ड रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऑब्टेन ही, और जब तक उसकी रिसीट नहीं ले लेता, ड्यूली स्टैम्प्ड वेयर नेसेसरी ऑन द ऑफिस कॉपी ऑफ द पे बिल। तो जब किसी पर्सन को पेमेंट की जा रही है पे की, तो उस जो ऑफिस कॉपी होती है पे बिल की, उस पर रिसीट भी ली जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमने बिल तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन जिसको रिसीव होना है वो पर्सन ही मतलब रिसीव करने के लिए नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन द ऑफिस कॉपी ऑफ द पे बिल, ये तो हो गया था। इफ इन एनी केस ओइंग टू द लार्ज साइज ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और बिकॉज सर्टेन ऑफ इट्स मैन आर वर्किंग इन आउट स्टेशन। हो सकता है कि देखो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, ठीक है, और कुछ पर्सन तो आउट स्टेशन भी काम करेंगे। इट इज़ नॉट फाउंड फिजिबल और कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द रिसीट ऑफ पे, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक पर्सन की रिसीट ले सकें ऑफिस कॉपी पर। तब क्या कर सकता है, द हेड ऑफ ऑफिस कंसर्न में एट हिज डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी है हेड ऑफ ऑफिस की, मेंटेन द सेपरेट एक्वेंटेंस रोल इन PEFR फॉर्म बी फॉर ईच सेट ऑफ पेमेंट मेड एट वन प्लेस और एट वन टाइम। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जब पर्सन अलग अलग जगह पर काम कर रहे हों या फिर एस्टैब्लिशमेंट बहुत लार्ज है, तो हेड ऑफ ऑफिस की मर्जी है कि वो हर एक प्लेस के लिए अलग अलग से एक्वेंटेंस रोल बना सकता है, ठीक है। इफ़ द पे डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, तो पे अभी आया ही नहीं अपना जो कैश लेने के लिए, अपने पे लेने के लिए, द अमाउंट ड्रॉन फॉर हिज शुड ऑर्डरली बी रिफंडेड बाय शॉर्ट ड्रॉ। तो वो कहते हैं कि अगर नहीं आता तो अगले जो नेक्स्ट बिल हमने ड्रॉ करना है उसमें से हम शॉर्ट ड्रॉ करेंगे और इस पैसे को एज ए रिफंड की तरह हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि इस बार उसकी पे पड़ी है, जो पर्सन पेमेंट लेने के लिए नहीं आया, तो अगला बिल हम उतने अमाउंट से कम ड्रॉ कर लेंगे। इट बीइंग ड्रॉन अ न्यू व्हेन इट प्रेजेंट हिमसेल्फ टू रिसीव इट इन द केसेस। तो जब जिस पर्सन ने पहले नहीं आया था रिसीव करने के लिए अपनी पे, अब वो आ जाता है तो हम उसके लिए एक नया बिल ड्रॉ कर लेंगे। However, where this restriction will operate inconveniently, the amount of undisbursed pay may at the option of disbursing officer be retained for the period not exceeding 3 months। तो अगर लगता है कि ड्राइंग ऑफिसर को लगता है कि वो ऐसा बार बार नहीं कर सकता कि उसके लिए एक नया बिल दोबारा से जनरेट करे, तो वो 3 महीने तक अपने पास अनडिसबर्स मनी रख सकता है, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है। उसके बाद नोट 2 क्या कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई साइन एन एब्सेंटी स्टेटमेंट, सॉरी ये दोबारा ही आ गया आई थिंक। उसके बाद देखिए
Acquaintance roll recited copy of the bills are not required to be submitted to the AG। तो जो भी acquaintance roll है या फिर जो हमने कॉपीज़ बिल पे ली हैं, बिल की कॉपीज़ हैं, उनको AG को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारा, उसे प्रॉपरली मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू द acquaintance roll ऑन द पे डे द डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट एट द फुट शुड बी इनवेरिएबली बी साइन बाई डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो एक्वेंटेंस रोल पर सारा लिखा होगा कि हमने किस दिन पेमेंट की है, तो वहाँ पर एक डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बाई डिसबर्सिंग ऑफिसर। किस रिगार्डिंग होगा वो देखिए, इन टोकन ऑफ द टोटल अमाउंट एक्चुअली पेड, उसमें लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट टोटल पे हुआ है एक पे डे पर। द पेड स्टैम्प ड्यूली अटेस्टेड बाय ड्राइंग ऑफिसर नीड टू बी अफिक्स्ड ओनली अगेंस्ट द टोटल डिसबर्स अमाउंट। तो जितना अमाउंट डिसबर्स्ड हुआ है उस पर डिसबर्सिंग ऑफिसर प्रॉपर अटेस्ट करेगा और वहाँ पर पेड भी लिख देगा, ठीक है, अटेस्टेड बाय ड्राइंग ऑफिसर विद वाइल साइनिंग द कैश बुक। तो कैश बुक साइन करते हुए कितना डिसबर्समेंट हुई उसके अगेंस्ट डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, कैश ड्रॉन ऑन पे ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस बिल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट बी मिक्स विद रेगुलर कैश बैलेंस। तो जो भी हमने कैश ड्रॉ किया है किसके लिए, पे के लिए या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए, उसे हमने मिक्स नहीं करना है रेगुलर कैश के साथ। An account of undisbursed pay and allowance may be made against the each bill serially. Subsequent payment therefore enter in appropriate column of the register and the cash book। तो ये वही कह रहा है कि अनडिसबर्समेंट का हमने सेपरेटली रिकॉर्ड भी देखना है और कैश बुक में भी उसी तरीके से एक अप्रोप्रिएट कॉलम में एंट्रीज करेंगे। उसके बाद बिल रजिस्टर की बात करते हैं। बिल रजिस्टर फॉर्म PFR फॉर्म 7 में बनेगा। इसमें क्या है, सभी जो HOD जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो क्या करेगा, प्रॉपर उसका जो बिल पेमेंट्स हो रही हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो शुड बी मेंटेन बाय ऑल द हेड ऑफ ऑफिस हु आर ऑथराइज टू ड्रॉ द मनी फ्रॉम द ट्रेजरी ऑन बिल साइन बाय दैम। उसके बाद बिल ट्रांजिट रजिस्टर, जो बिल ट्रांजिट में है उनके लिए PFR 8 में रखा जाएगा। शुड बी मेंटेन बाय ऑल द हेड ऑफ ऑफिस हु आर ऑथराइज टू ड्रॉ द मनी फ्रॉम द ट्रेजरी। तो जो भी ऑथराइज HOD हैं उनके द्वारा ये हेड ऑफ द ऑफिस हैं उनके द्वारा ये रजिस्टर्स रखे जाएंगे। उसके बाद सेपरेट बिल फॉर सैलरी और अदर एंटाइटलमेंट ऑफ क्लास 1 and class 2 government employees shall be prepared by disbursing officer submitted to treasury as thereafter। तो मतलब ये कह रहा है कि क्लास 1 और क्लास 2 का जो भी बिल है वो अलग अलग रखा जाएगा, सेपरेट बिल होगा। उसके बाद डिसबर्सिंग ऑफिसर शेल मेक अरेंजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी थ्रू द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो भी स्टेट बैंक के ब्रांचेस हैं, कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांचेस हैं या जिन्हें हमने नॉमिनेट किया हुआ है बाय द गवर्नमेंट, नेशनलाइज बैंक हैं, उन्हें ही ऑथराइज है वहाँ पर उनकी पेमेंट्स उनके थ्रू ही पेमेंट हो सकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्नॉलेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन एक्वेंटेंस रजिस्टर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉई बट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक और बिल इशू बाय द ट्रेजरी will be made in office cash book on the day for which check and bill has been dated। अब ये कह रहे हैं कि हर एक्वेंटेंस रजिस्टर पर अब साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर पे बिल जब हम कॉपी बात की थी कि कॉपी जो थी बिल की उस पर हम साइन ले लेंगे, तो अब यहाँ पर एक्वेंटेंस रजिस्टर पर साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो एक्वेंटेंस रजिस्टर बनाया है उसके अगेंस्ट, हर पेमेंट के अगेंस्ट उसका जो बिल नंबर और चेक नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लिप बनाई जाएगी किसके रिगार्डिंग, स्लिप इन फॉर्म नंबर D बनाई जाएगी शोइंग द ब्रेकअप ऑफ सैलरी शैल बी इशूड एवरी मंथ टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू अनेबल हिम टू नो वट ही इज़ एंटाइटल फॉर, ठीक है। तो फॉर्म नंबर D में स्लिप बनाई जाएगी जिसमें ब्रेकअप होगा सैलरी का, उसे ताकि उसे पता हो कि वो किस किस चीज़ के लिए एंटाइटल है और उसे क्या क्या मिल रहा है। और अदर एंटाइटलमेंट में आपको पता ही है अलाउंसेज आते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कन्वेंस एडवांस हो गया, ठीक है, GPF की एडवांसेज, तो इन सब में अदर एंटाइटल्स में भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्म A के बारे में बताया गया हुआ है। आगे फॉर्म बताए गए हैं जो भी हमने पढ़ा कि हमने फॉर्म B में बनाना है, C में बनाना है, तो ये फॉर्म C के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, टोटल डिडक्शंस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद 7.13 में हम देख लेते हैं पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है। Wherever practicable, it should be arranged that the disbursement on account of establishment bill are not made by the clerk who prepared them, and the maintenance of separate acquaintance roll is dispensed with as far as possible। तो ये क्या कह रहे हैं, जिसने अकाउंट बिल बनाए हैं, ठीक है,
जिस क्लर्क ने एस्टैब्लिशमेंट बिल्स बनाई हैं तो डिसबर्समेंट कौन, वो कोई और करे। तो ठीक है, इट शुड बी अरेंज दैट डिसबर्समेंट ऑन अकाउंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बिल आर नोट टू बी मेड बाय क्लर्क हु प्रिपेयर दैम। तो प्रिपरेशन और डिसबर्समेंट दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग दैट द सिग्नेचर ऑन ऑफिस कॉपी ऑफ द पे बिल एक्वेंटेस रोल एज द केस मे बी आर टेकन बाय द ऑफिशियल मेकिंग द पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट नोट बाय द बिल क्लर्क। तो वही इसके बारे में भी सेम उसी से रिलेट कर सकते हो कि जो डिसबर्समेंट कर रहा है वही साइन ले, ना कि जो बिल क्लर्क जो कि बिल्स को बनाता है। इन केस ऑफ ऑफिस इन विच द गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट पेमेंट आर ऑर्डिनरी मेड टू दैम इन पर्सन नोट टू द थर्ड पर्सन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पे। तो किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट नहीं करनी, ऑर्डिनरी जिस पर्सन की है वो पेमेंट उसी को ही जो स्पॉट पर प्रेजेंट होगा उसे ही की जाएगी। 7.15 में देखिए क्या कहा है, द हेड ऑफ ऑफिस इज नॉट एट द लिबर्टी टू रीएडजस्ट द पे ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 7.15 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि 6.2 था। 6.2 था गस्टेड एम्प्लॉय के लिए और 7.15 क्या है, नॉन गस्टेड के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें वही है कि एक की पेमेंट दूसरे पर्सन की पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगी। दूसरा क्या था, अब्सेंटी, अगर कोई अब्सेंट है तो उसकी पे जब जैसा रूल कहेंगे उसी की तरह एडजस्ट हो सकती है, अदरवाइज किसी और को वो नहीं दी जा सकती। तीसरा क्या था, अगर हायर पोस्ट में कोई पोस्ट खाली पड़ी है तो लोअर ग्रेड में, लोअर स्केल में पोस्टें फिल की जा सकती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस की बात। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस क्या कहता है कि सर्विस बुक इज ओनली रिकॉर्ड बाय विच द पेंशन केस इज प्रिपेयर्ड। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या कहते हैं, स्पेशल अटेंशन इज ड्रॉन टू द रूल रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक विच आर इन चैप्टर 12 ऑफ पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1। तो मतलब चैप्टर 12 में भी आप इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। द सर्विस बुक इज अ कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड इन अ minute डिटेल ऑफ अ पर्सनल ऑफिशियल कैरियर। minute डिटेल क्यों कहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसकी जो हर एक रिटायरमेंट क्या, डेट ऑफ अप टू द पेंशन, जब तक वो चल रहा है, सारा का सारा सर्विस बुक में एक डिटेल लिखी जाती है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि एक एविडेंस की तरह भी काम करती है। नॉन पेंशनेबल सर्विस शुड बी डिस्टिंक्टली शोन एज इन कॉलम 2 ऑफ द सर्विस बुक। तो जो भी नॉन पेंशनेबल सर्विस होती है किसी की, वो कॉलम 2 में लिखी जाती है, मतलब उसका सेपरेट मतलब उसे शो करना होगा। नोट क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल द हेड ऑफ ऑफिस टू सी दैट द सर्विस बुक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय अंडर देयर आर पंक्चुअली एंड रेगुलरली रिटन अप। मतलब देखना है कि वो टाइम टू टाइम, जैसे इंक्रीमेंट की डेट आई तो उसमें प्रॉपर हो, लाइक सर्विस वेरिफिकेशन ईयरली करनी है तो वो सर्विस वेरिफिकेशन की प्रॉपर स्टैंपिंग हो। तो ये सब हेड ऑफ ऑफिस का काम है, इसकी पूरी रिव्यू रखना है। दैट द एंट्री मेड इन ओपनिंग पेज री अटेस्टेशन एट एवरी 5 ईयर दैट नो मेंबर ऑफ द ऑफिस हैज़ एक्सेस टू द बुक्स। तो पूरे 5 साल के बाद अटेस्टेशन इसकी हर साल 5 साल के बाद होनी चाहिए। उसके बाद एट अ फिक्स टाइम अर्ली इन द ईयर द सर्विस बुक शुड बी टेकन अप फॉर वेरिफिकेशन बाय अ हेड ऑफ ऑफिस। और सर्विस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए हर साल। वेरिफिकेशन कैसे, कि किस पर्सन ने आपके अंडर सर्विस की है उसका एक आप ही, क्योंकि हेड ऑफ द ऑफिस ही उसे वेरीफाई कर सकता है, तो उसे वेरिफिकेशन करनी है और सर्विस बुक में इसकी एंट्री भी होगी। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट हर साल उसे देना होगा। सर्विस वेरीफाइड अप टू डेट फ्रॉम द डेट, ठीक है, जिस डेट से उसने उसे वेरीफाई किया है उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, व्हेन हाउएवर नॉन गस्टेड एम्प्लॉई इस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर। तो एक नॉन गस्टेड एम्प्लॉई दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र होता है, तब क्या करना है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो क्या करेगा, अपने जो उसके ऑफिस में उसकी पर्सन की पे के रिगार्डिंग बिल्स हैं या कोई और रिकॉर्ड है, उन सबको प्रॉपरली रिव्यू करने के बाद उसकी सर्विस को वेरीफाई करेगा, तब जाकर दूसरे ऑफिस में उसकी सर्विस बुक को भेजा जाएगा। उसके पॉइंट 3 कहता है कि जब एक नॉन गस्टेड एम्प्लॉई ऑफिशिएट कर रहा होता है एक गस्टेड पोस्ट को, तो जो उसकी सर्विस बुक है वो कहाँ रखी जाएगी, उस ऑफिस में जहाँ से वो परमानेंटली बिलोंग करता है। लेकिन जब वो ऑफिशिएटिंग पोस्ट पर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो उसकी सर्विस बुक शुड बी फॉरवर्डेड टू द एजी
के ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए उसे भेज दी जाएगी एजी को। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।